नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल एमिनेंट कोचिंग क्लासेस में आपका स्वागत है। आज का जो वीडियो है वो हम बना रहे हैं ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम पे। तो आज मैं आपको ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम की कंप्लीट डिटेल देने जा रहा हूँ, जो 10th और 11th के स्टूडेंट्स के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। तो देखिए, स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम को ब्रॉडली हम दो पार्ट्स में बांट लेते हैं। दो पार्ट्स में कैसे? एक है रेस्पिरेटरी ट्रैक और दूसरा पार्ट है रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स। अब जो रेस्पिरेटरी ट्रैक है ये है एक पैसेज, जिस पैसेज के थ्रू हम एयर को इनहेल करते हैं और फाउल एयर को एक्सहेल करते हैं, वो कंप्लीट पैसेज रेस्पिरेटरी ट्रैक कहलाता है। तो रेस्पिरेटरी ट्रैक के जो कंपोनेंट्स हैं वो क्या क्या हैं? सबसे पहले रेस्पिरेटरी ट्रैक स्टार्ट होता है नॉस्ट्रिल से। नॉस्ट्रिल के बाद का जो पैसेज है उसको बोलते हैं नेजल चैम्बर। अभी मैं डायग्रामेटिकली भी आपको बताऊंगा, पहले पैसेज की बात करते हैं। नेजल चैम्बर के बाद जो नेक्स्ट पार्ट है दैट इज फेरिंग्स, और फेरिंग्स के बाद इवन लैरिंग्स को भी इस पैसेज में लिख सकते हैं। मैंने ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम के प्रीवियस वीडियो के अंदर आपको बताया था कि फेरिंग्स और लैरिंग्स जो होते हैं दे एक्ट एज कॉमन पैसेज इवन फॉर इनटेक ऑफ एयर एज वेल एज फॉर इनटेक ऑफ फूड आल्सो। तो लैरिंग्स के बाद रेस्पिरेटरी ट्रैक का पार्ट आ जाता है ट्रैकिया, जिसको हम विंड पाइप भी बोलते हैं या हिंदी में वायु नली बोल देते हैं। ट्रैकिया के बाद आ जाता है ब्रोंकियाई के बाद आ जाते हैं ब्रोंकियोल्स, और ब्रोंकियोल्स के बाद आ जाते हैं एल्वियोलर डक्ट्स के बाद आ जाता है एल्वियोली। ये जो पूरे का पूरा पैसेज है इसका नाम है रेस्पिरेटरी ट्रैक। सो रेस्पिरेटरी ट्रैक इंक्लूड्स नॉस्ट्रिल, नेजल चैम्बर, फेरिंग्स, लैरिंग्स, ट्रैकिया, ब्रोंकियाई। इनके भी फर्दर पार्ट्स हैं, प्राइमरी ब्रोंकियाई, सेकेंडरी ब्रोंकियाई, देन ब्रोंकियोल्स, देन एल्वियोलर डक्ट्स एंड एल्वियोली। उसके बाद जो रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स है ह्यूमन के अंदर वो होता है ए पेयर ऑफ लंग्स। इनकी डिटेल अभी हम बाद में करेंगे। पहले मैं पैसेज वाइज आपको पूरे रेस्पिरेटरी ट्रैक के बारे में बताता हूं। तो डायग्रामेटिकली आपको बताने का प्रयास करूंगा। रेस्पिरेटरी ट्रैक में सबसे पहले जो नोस्ट्रिल्स है उनसे एयर हम इनहेल करते हैं। नोस्ट्रिल से हमारा जो ये अपर पैलेट होता है, ये अपर पैलेट और क्रेनियल कैविटी के बीच में जो स्पेस होता है दैट स्पेस इज कॉल्ड नेजल चैम्बर। उसके बाद ये जो नोस्ट्रिल्स का नेजल चैम्बर के थ्रू पैसेज आकर के हमारे थ्रोट रीजन में बैक साइड पे खुलता है, जिस पैसेज को अपन नाम दे देते हैं फेरिंग्स। मैंने आपको फेरिंग्स के बारे में डाइजेस्टिव सिस्टम वाले वीडियो में भी बताया था कि ये नियरली 10 to 12 सेंटीमीटर लॉन्ग ट्रैक होता है जो वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में आता है, और रीजनली इसको तीन पार्ट्स में मैंने बांटा था, नेजोफेरिंग्स, ओरोफेरिंग्स एंड लैरिनोफेरिंग्स। नेजोफेरिंग्स इज द पार्ट ऑफ फेरिंग्स वेयर नेजल चैम्बर्स ओपन इनटू द थ्रोट रीजन। फेरिंग्स के बाद आपने पढ़ा था लैरिंग्स के बारे में, और उसके बाद मैंने बताया था कि पैसेज दो पार्ट्स में बंट जाता है। जो बैकवर्ड साइड वाली ट्यूब होती है दैट इज कॉल्ड इसोफेगस, जो डाइजेस्टिव सिस्टम का पार्ट है, और ये वाला जो पैसेज है ये कहलाता है ट्रैकिया, जो रेस्पिरेटरी सिस्टम का पार्ट है। अब मैं ट्रैकिया से नेक्स्ट पैसेज की बात करता हूं जो रेस्पिरेटरी ट्रैक में आता है। तो डायग्रामेटिकली वही पैसेज अब आपको बता। एक बात और भी याद रखना, मैंने आपको बताया था कि जो लैरिंग्स होता है एडम्स एप्पल वाला पार्ट,
यहां पर जब ये दो पार्ट्स में फरकेट होता है तो इसके ऊपर एक कार्टिलेज का बना हुआ कवर होता है जो एक्चुअली इसको ओपन करने में मदद करता है विंड पाइप को। विंड पाइप मींस ट्रैकिया को, क्योंकि जब हम फूड को स्वेलो करते हैं तो ये जो एपिग्लॉटिस होता है, एपिग्लॉटिस, ये उस दौरान विंड पाइप को बंद कर देता है जब हम फूड को स्वेलो करते हैं। इसके अलावा जो ट्रैकिया की ओपनिंग है दैट इज कॉल्ड ग्लॉटिस। ग्लॉटिस। तो इस पैसेज से अब हम रेस्पिरेटरी ट्रैक की बात कर रहे हैं, क्योंकि डाइजेस्टिव सिस्टम वाला जो पार्ट है वो मैं प्रीवियस वीडियो में आपको एक्सप्लेन कर चुका हूं। तो रेस्पिरेटरी ट्रैक में ये जो पैसेज है ये ट्रैकिया है। जो ट्रैकिया है दैट इज नियरली 10 to 12 सेंटीमीटर लॉन्ग वर्टिकल ट्यूब। दिस इज 10 to 12 सेंटीमीटर लॉन्ग। और ट्रैकिया की वॉल के ऊपर सेमी सर्कुलर कार्टिलेजिनस रिंग्स प्रेजेंट होते हैं। मैंने नाम दिया सेमी सर्कुलर कार्टिलेजिनस रिंग्स, मतलब ये आधे सर्किल के आकार में कार्टिलेज के बने हुए, जैसे हमारे कान का पीना कार्टिलेज का बना होता है, उसके कार्टिलेजिनस रिंग्स प्रेजेंट होते हैं। उसके बाद थ्रोट रीजन से नीचे जाकर के जो ट्रैकिया है वो दो पार्ट्स में फरकेट हो जाता है ऐसे, लेकिन इन पे भी कार्टिलेजिनस रिंग्स प्रेजेंट होते हैं। ट्रैकिया की जो फर्केशंस हैं दे आर कॉल्ड प्राइमरी ब्रोंकियाई। प्राइमरी ब्रोंकियाई, ये भी और ये भी। उसके बाद ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम की स्पेशली बात बता रहा हूं। ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम में जो राइट साइड वाला पार्ट ऑफ प्राइमरी ब्रोंकियाई है ये बंट जाता है 3 पार्ट्स में, जबकि जो लेफ्ट साइड वाला है ये बनता है 2 पार्ट्स में, जिनको हम नाम दे देते हैं सेकेंडरी ब्रोंकियाई। अब प्राइमरी ब्रोंकियाई के बाद ये जो पैसेजेस हैं दे विल बी कॉल्ड एज सेकेंडरी ब्रोंकियाई। सेकेंडरी ब्रोंकियाई। उसके बाद यही पैसेजेस आगे जाकर के और छोटे पार्ट्स में बंट जाते हैं टर्सरी ब्रोंकियाई। उसके बाद इनसे बंटते हैं एल्वियोलर डक्ट्स, और एल्वियोलर डक्ट्स की ओपनिंग होती है बैलो लाइक स्ट्रक्चर्स में, जिनको नाम देते हैं एल्वियोली और एल्वियोलर सैक। सो एल्वियोलर सैक्स आर द एक्चुअल साइट फ्रॉम वेयर एक्सचेंज ऑफ गैसेस टेक्स प्लेस बिटवीन द ब्लड एंड रेस्पिरेटरी ट्रैक। अब जो ह्यूमन में लंग्स होते हैं वो एक पेयर के रूप में प्रेजेंट होते हैं। इसी पैसेज के बेस पे मैं बता रहा हूं, पहले तो ये चीज लेबल कर लीजिएगा। दीज आर पार्ट 1 इज कॉल्ड ट्रैकिया, जो नियरली 10 to 12 सेंटीमीटर लॉन्ग है। ट्रैकिया की वॉल के ऊपर सेमी सर्कुलर, आप ऐसे ही नाम लिख सकते हैं, सेमी सर्कुलर कार्टिलेजिनस रिंग, कार्टिलेजिनस रिंग्स ये प्रेजेंट होते हैं। उसके बाद सेकेंडरी ब्रोंकियाई मैंने बता दिया, ये टर्सरी ब्रोंकियाई बन जाएगा। टर्सरी ब्रोंकियाई के बाद आ जाता है एल्वियोलर डक्ट, एल्वियोलर डक्ट्स, और एल्वियोलर डक्ट्स के बाद आ जाता है एल्वियोलर सैक, जिसको हम एल्वियोली भी बोलते हैं और एल्वियोलर सैक भी बोलते हैं। जो पैसेज है वो तो ये बन गया रेस्पिरेटरी ट्रैक वाला। अब हम बात करेंगे रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स की। अब जैसे मैंने आपको बताया कि ह्यूमंस में जो ये स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं, उसके बाद मैं डिलीट कर दूंगा इसको पैसेज ऑफ टाइम के लिए। तो यस, अब बात करते हैं रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स की। अब ह्यूमंस के अंदर पेयर ऑफ लंग्स प्रेजेंट होते हैं, पेयर ऑफ लंग्स प्रेजेंट होते हैं। तो ह्यूमन में जो लंग्स के एक पेयर की मैं बात कर रहा हूं, एक पेयर होता है, जो पेयर होते हैं वो यहां पर लोकेटेड होते हैं। ये राइट लंग है, ये लेफ्ट लंग है। जो लेफ्ट लंग होता है इसमें यहां पर एक छोटा सा डिप्रेशन भी प्रेजेंट होता है, जिसको हम कार्डियक नोच बोलते हैं। ये वो साइट होती है जहां पर हार्ट लोकेटेड होता है। एक छोटी सी बात और, जो ह्यूमन बॉडी है दैट इज डिवाइडेड इनटू 3 मेन पार्ट्स, हेड, नेक
and entire part is called trunk. Head, neck and trunk. जो trunk है that is further subdivided into two parts as thorax and abdomen. अब देखिएगा, जो thorax और abdomen को आपस में सेपरेट करने वाला सेपरेशन पॉइंट है that is called diaphragm, which is an important organ present in all the mammals, obviously कि ह्यूमंस में भी. अब लोकेशन के हिसाब से अगर हम बात करें कि जो रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स में जो ह्यूमन लंग्स होते हैं वो कहां पर लोकेटेड होते हैं, तो सीधी सी बात है कि जो लंग्स हैं दे आर लोकेटेड इनटू द थोरैसिक कैविटी. थोरैसिक कैविटी. एक्सटर्नली लंग्स आर प्रोटेक्टेड बाय रिब केज और यू कैन से थोरैसिक रिब केज. जो लंग्स हैं अगर हम इनके कलर की बात करें तो ये लाइट पिंक कलर के होते हैं, लेकिन एज में एडवांसमेंट के बेस पे इनके कलर में थोड़ा चेंजेस भी आती हैं. मतलब क्या कि ऑनसेट ऑफ प्यूबर्टी फेज तक जो लंग्स होते हैं वो समवट लाइट पिंक कलर के होते हैं. जैसे जैसे पर्सन की एज में एडवांसमेंट आती है, अडल्टहुड स्टेज में चला जाता है, तो उसके बाद इनका कलर थोड़ा थोड़ा लाइट ग्रे होना स्टार्ट हो जाता है, उसके बाद थोड़ा और डार्क ग्रे भी हो जाता है. लेकिन जो लोग स्मोकिंग करते हैं उनके केसेस में जो लंग्स होते हैं वो इवन ब्लैक हो जाते हैं. दूसरी बात, ये तो हो गया लंग्स की लोकेशन और कलर की बात. तो लोकेशन वाइज मैंने आपको बता दिया कि ये स्पंजी ऑर्गन्स होते हैं जो थोरैसिक कैविटी के अंदर प्रेजेंट होते हैं. एक्सटर्नली दे आर प्रोटेक्टेड बाय रिब केजेस, रिब केज. उसके बाद आप बात करते हैं इनकी इंटरनल प्रोटेक्शन की और लंग की एक्यूरेट स्ट्रक्चर की. देखिएगा, जो लंग्स हैं इनके ऊपर दो मेम्ब्रेनस कवरिंग्स प्रेजेंट होती हैं और जो मेम्ब्रेनस कवरिंग्स ऑफ लंग्स होती हैं दे आर कॉमनली कॉल्ड प्लूरा. प्लूरा. बट आउटर कवरिंग इज कॉल्ड पैराइटल प्लूरॉन. पैराइटल प्लूरॉन. जो इनर कवरिंग है दैट इज कॉल्ड विसरल प्लूरॉन. अब पैराइटल एंड विसरल प्लूरॉन बोथ आर कॉमनली कॉल्ड प्लूरा, जिनको मैंने नाम दे दिया कि दीज आर मेम्ब्रेन्स ऑफ लंग्स और कवरिंग्स ऑफ लंग्स. इनके बीच में ये जो स्पेस प्रेजेंट होता है दिस स्पेस इज कॉल्ड प्लूरल कैविटी. प्लूरल कैविटी. एंड दिस प्लूरल कैविटी इज फ्लूइड filled with a fluid called pleural fluid. प्लूरल फ्लूइड. तो ये लंग्स में प्लूरल फ्लूइड है. जैसे मैंने आपको बताया था कि लंग्स में रेस्पिरेटरी ट्रैक के पैसेज के हिसाब से बात करें तो काफी मात्रा में एल्वियोली प्रेजेंट होती हैं और देयर आर अबाउट 1 मिलियन एल्वियोली प्रेजेंट इन ईच लंग. देखिएगा, सबसे पहली बात, ये तो पैसेज की बात होगी, ट्रैक की बात होगी और ऑर्गन की बात होगी. अब मैं थोड़ा सा आपको रेस्पिरेशन के पैसेज के पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ बता रहा हूं. सबसे पहली बात कि हम जो सांस लेते हैं वो नॉस्ट्रिल के थ्रू लेते हैं और इट इज ऑलवेज एडवाइजेबल टू रेस्पायर थ्रू नॉस्ट्रिल नॉट थ्रू माउथ. व्हाई इट इज सो? मतलब हमेशा ही ये एडवाइजेबल क्यों होता है या ऐसा क्यों कहा जाता है कि हमें नोज के थ्रू सांस लेना चाहिए, माउथ के थ्रू नहीं? कई बार केसेस ऐसे होते हैं कि जब कोल्ड की वजह से ब्लॉकेड हो जाता है पैसेज, तब हम माउथ से सांस लेते हैं, लेकिन यूजुअली हमें नोज से सांस लेना चाहिए. उसके क्या कारण है, उसका बेनिफिट्स क्या है? बेनिफिट्स ऑफ रेस्पायर थ्रू नोस्ट्रिल. सबसे पहली बात आपने बेनिफिट में बतानी है कि अगर आप नोज से सांस लेंगे तो नोज में प्रेजेंट होते हैं हेयर. हेयर प्रेजेंट इन nose act as sieves which filter the coarse dust particle and prevent their entry into respiratory tract. जो हेयर नोज में प्रेजेंट होते हैं
ये फिल्टर्स का काम करते हैं जो रेस्पिरेटरी ट्रैक के अंदर कोर्स डस्ट पार्टिकल की एंट्री को रोक देते हैं। दूसरा क्या फायदा है? रेस्पिरेटरी ट्रैक के थ्रू जब आप एयर को इनहेल करेंगे तो जो नेजल चैम्बर होता है, नेजल चैम्बर में प्रेजेंट जो नेजल कॉन्चा है वहां पर काफी मात्रा में ब्लड की सप्लाई प्रेजेंट होती है। वो ब्लड की सप्लाई की सहायता से एयर को जिसको आप इनहेल कर रहे हैं उसको वार्म अप कर देता है, वार्मिंग हो जाती है। साथ ही साथ एयर की वार्मिंग और मॉइस्टनिंग भी हो जाती है। एक ये फायदा है। दूसरी बात, रेस्पिरेटरी ट्रैक के इवन एक्सटर्नल लेयर्स वाले पार्ट में भी और अंदर की तरफ भी इस पैसेज के अंदर काफी मात्रा में म्यूकोस ग्लैंड म्यूकस सेक्रीट करती हैं। म्यूकस का भी इस पैसेज के थ्रू एयर के इनहेलेशन के अंदर एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल है कि अगर फाइन डस्ट पार्टिकल रेस्पिरेटरी ट्रैक में एयर के थ्रू इनहेल भी हो रहे हैं तो म्यूकस उनको वहीं पे रोक देती है। यही एक कारण होता है कि हमारी नाक में से कई बार म्यूकस के साथ चिपके हुए डस्ट पार्टिकल्स बाहर निकलते हैं। वो ये है ताकि फाइन डस्ट पार्टिकल भी म्यूकस की सहायता से वहीं पे प्रिवेंट हो सके और उनका जो पैसेज है वो आगे ना जाए, रेस्पिरेटरी ट्रैक में वो एंटर ना करे। तो एक तो इस पैसेज के थ्रू बेनिफिट हुआ कि कोर्स डस्ट पार्टिकल की एंट्री प्रिवेंट होगी, एयर की वार्मिंग होगी, एयर की मॉइस्टनिंग होगी, म्यूकस की सहायता से फाइन डस्ट पार्टिकल की एंट्री भी रुकती। और जो इवन म्यूकस होती है दैट कंटेन सम लाइसोजाइम्स आल्सो के इफ एनी माइक्रो ऑर्गेनिज्म और बैक्टीरिया प्रेजेंट इनटू द रेस्पिरेटरी एयर दैट कैन आल्सो बी prevented to enter inside the respiratory tract or will not cause any kind of infection into the respiratory tract. That's why it is always advisable to breathe through nose not through mouth. तो उसके ये कारण आपने बताए हैं। अब बात करते हैं कि किस तरीके से, यस आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका, यस। अब बात करते हैं कि किस तरीके से जो एयर है वो रेस्पिरेटरी ट्रैक में एंटर कर पाती है। देखिएगा इस पर्टिकुलर डायग्राम के बेस पे ही मैं आपको मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग के बारे में बताऊंगा। मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग बिल्कुल सिंपल सी बात है। सबसे पहली बात क्या, जो हमने ट्रैक से बात की थी, फॉर एग्जांपल इनहेलेशन के दौरान हम एयर को एटमॉस्फेयर में से बोलते तो ऑक्सीजन है लेकिन मिक्स गैसेज होती हैं, ऑक्सीजन नॉस्ट्रिल सेम पैसेज के थ्रू एंटर करके एल्वियोलर डक्ट तक जाती है। अब ये एयर एटमॉस्फेयर में से रेस्पिरेटरी ट्रैक में कब आती है? छोटा सा एग्जांपल दे रहा हूं। अपने पास एक ये इतना सा सरफेस है, एक ये इतना सरफेस है, इस सरफेस में भी 100 ml क्यूबिक एयर है, इसमें भी 100 ml क्यूबिक एयर है। पहली बात तो आप ये बताइएगा कि एयर प्रेशर किस में ज्यादा होगा? ऑब्वियसली कि जहां पर सरफेस एरिया कम है और क्वांटिटी उतनी है तो उसमें प्रेशर एयर का ज्यादा होगा। हमने क्या किया हुआ है, इन दोनों चैम्बर्स को एक स्टॉपकॉक की सहायता से यहां पर कनेक्ट किया हुआ है। जैसे ही हम वाल्व को खोलेंगे तो एयर का जो फ्लो होगा वो ए से बी की तरफ होगा या बी से ए की तरफ? तो आंसर है वो ए से बी की तरफ होगा, बिकॉज एयर ऑलवेज फ्लोज फ्रॉम हायर पार्शियल प्रेशर टू लोअर पार्शियल प्रेशर। बस ये कंसेप्ट आपको याद रखना है। मतलब जब एटमॉस्फेयर के अंदर पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन ज्यादा होगा और लंग्स के अंदर कम होगा तो एयर को आप इनहेल करके एटमॉस्फेयर से रेस्पिरेटरी ट्रैक के थ्रू लंग्स तक लेके जाएंगे। ये मैकेनिज्म पढ़नी है। ऐसे ही फाउल एयर को कब हम बाहर निकालते हैं? वो पैसेज उल्टा, मतलब जब रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स मींस लंग्स की एल्वियोली इनके अंदर पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा होगा और एटमॉस्फेयर में कम होगा, तब हम फाउल एयर को बाहर निकालेंगे। इसको मैं ब्रीदिंग की मैकेनिज्म के रूप में रिप्रेजेंट कर रहा हूं। गौर से सुनिए, कैसे सुनिए। एक्चुअल में जो मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग है, मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग एक ब्रीद कब कंप्लीट होता है?
जब हम एक बार एयर को इनहेल करें, एक बार एयर को एक्सहेल करें, तो एक ब्रीथ बनती है। एक नॉर्मल अडल्ट ह्यूमन बीइंग के अंदर जो ब्रीदिंग रेट होता है वो 14 ब्रीथ्स पर मिनट होता है। 14 ब्रीथ्स पर मिनट। कई बुक्स में 12 to 14 भी लिखा होता है, कईयों में 14 to 18 भी लिखा होता है। तो एवरेज 14 ब्रीथ्स पर मिनट होता है एक अडल्ट ह्यूमन बीइंग में ब्रीदिंग रेट। जबकि जो इन्फेंटाइल स्टेज होती है उसके अंदर ब्रीदिंग रेट काफी हाई होता है, उसमें ब्रीदिंग रेट नियरली 20 to 22 ब्रीथ्स पर मिनट भी होता है। 20 से 22 ब्रीथ्स पर मिनट, यानी इन्फेंट्स में थोड़ा फास्ट ब्रीदिंग का रेट होता है। अब जो मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग है दैट इज ऑपरेटेड मेनली बाय टू इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर्स। अब जो उसमें दो इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर्स हैं वो क्या क्या है? एक तो इसमें डायाफ्राम का इंपॉर्टेंट रोल होता है, एक इसमें एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स, इनका इंपॉर्टेंट रोल होता है। कुछ रोल एब्डोमिनल मसल्स का भी होता है लेकिन डोमिनेंट रोल यही है, तो यही मैं आपको बता रहा हूं। सबसे पहले तो अपने को यह पता हो कि एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स क्या हैं और कहां पर प्रेजेंट होती है। मैं ये डायग्राम मेरे को रब करना पड़ेगा इनको रिप्रेजेंट करने के लिए, तो आप स्क्रीनशॉट आई थिंक ले चुके होंगे। सुनिएगा फिर, हमारी थोरेसिक बास्केट की फॉर्मेशन में यहां पर एक तो मेन हड्डी होती है जिसको हम नाम देते हैं स्टर्नम, उसका रोल, और ये सारी रिब्स जो बैक साइड में जाकर के बैकबोन की वर्टिब्रेज के साथ जुड़ी होती हैं, फ्रंट साइड में स्टर्नम के साथ जुड़ी होती हैं, ये मिलकर के हमारी थोरेसिक बास्केट बनाती हैं। और उस थोरेसिक बास्केट के अंदर ये डेलिकेट ऑर्गन्स मींस लंग्स प्रेजेंट होते हैं। तो ये मान लो स्टर्नम है, ये स्टर्नम मेन हड्डी है हमारी, ये बिल्कुल सेंट्रल रीजन वाली। यहां से सबसे पहली थोरेसिक रिब है, ये इधर जा रही है, पीछे ये बैकबोन की वर्टिब्री के साथ जुड़ेगी। थोरेसिक रिब बैकबोन की फर्स्ट थोरेसिक वर्टिब्री से जुड़ती है। बैकबोन में जो थोरेसिक वर्टिब्री हैं उनकी संख्या 12 होती है उस बेस पे। इधर से भी ये एक पेयर ऑफ रिब है, ऐसे ही सेकंड पेयर ऑफ रिब है, थर्ड पेयर ऑफ रिब है, फोर्थ पेयर ऑफ रिब है, फिफ्थ पेयर ऑफ रिब है। अब मैं ये सारे नहीं बना रहा, वैसे ह्यूमंस के अंदर टोटल 12 पेयर्स ऑफ रिब्स होते हैं, जिनमें जो फर्स्ट 7 पेयर्स होते हैं, 7 पेयर्स दे आर कॉल्ड ट्रू रिब्स। ये आपका स्केलेटल सिस्टम का पार्ट है वैसे तो। उसके बाद नेक्स्ट वाले जो 3 पेयर्स होते हैं दे आर कॉल्ड फॉल्स रिब्स, और उसके बाद वाले जो 2 पेयर होते हैं उनको हम नाम दे देते हैं फ्लोटिंग रिब्स। उनको फ्लोटिंग रिब्स इसलिए बोलते हैं बिकॉज वो आगे स्टर्नम के साथ अटैच नहीं होते, लेकिन बैक साइड में वो 11th और 12th थोरेसिक वर्टिब्री से निकले होते हैं। मान लो ये वर्टिब्री है तो इनसे ऐसे निकले होते हैं, और यही 2 पेयर्स ऑफ फ्लोटिंग रिब्स जो होते हैं बैक साइड से हमारी किडनीज को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं। तो मैकेनिज्म हमने ब्रीदिंग की पढ़नी है, वो चीज बता रहा हूं। अब इन थोरेसिक रिब्स के बीच में ऐसे स्लैम मसल्स प्रेजेंट होती हैं, इन मसल्स को नाम देते हैं एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स। एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स, तो ये वो बड़ी मसल्स हैं जिनका ब्रीदिंग की मैकेनिज्म में रोल है। अब इस बेस पे मैं आपको मैकेनिज्म बताने का प्रयास करूंगा और आशा है कि आप अच्छे से समझ भी जाएंगे। तो सुनिएगा, पहले हम पैसेज की बात करेंगे ड्यूरिंग इनहेलेशन। ड्यूरिंग इनहेलेशन का मतलब इनटेक ऑफ एयर के दौरान क्या चेंज आता है। मैं आपको ऑलरेडी पहले बता चुका हूं कि एयर कब अंदर जाएगी, यानी जब एटमॉस्फेयर में पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन ज्यादा होगा और लंग्स के अंदर पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन कम होगा, तो ऑक्सीजन एटमॉस्फेयर से रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट की सहायता से लंग्स में जाएगी। और उस दौरान इन चीजों पे क्या प्रभाव पड़ेगा। पहले तो आपने डायाफ्राम पे
प्रभाव बताना है। अभी चलो छोटा सा डायग्राम यहाँ पे एक बार रफली बता देता हूं। ये लंग्स हैं, यहां पर हमने डायफ्राम की बात की थी। नॉर्मल स्टेट के अंदर जो डायफ्राम होती है दैट इज स्लाइटली कन्वेक्स अपवर्ड, दैट इज स्लाइटली कन्वेक्स अपवर्ड। तो उस दौरान जब एटमॉस्फेयर के अंदर पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन ज्यादा होता है और लंग्स में कम होता है, तो उस दौरान थोरैसिक बास्केट का साइज थोड़ा नॉर्मल से ज्यादा होएगा। जैसे ही आप एयर को अंदर इनहेल करोगे तो लंग्स का साइज इंक्रीज होएगा और दैट विल एक्सर्ट अ प्रेशर ऑन डायफ्राम, एज ए रिजल्ट ऑफ व्हिच डायफ्राम विल बिकम फ्लैट। पहला इनहेलेशन के दौरान इफेक्ट आपने ये बताना है कि व्हेनेवर एयर इज इनहेल्ड देन lungs exert pressure on diaphragm which is slightly convex upward, and it becomes flat. डायफ्राम फ्लैट बन जाएगी, थोरैसिक बास्केट का साइज इंक्रीज हो जाएगा, एयर इनहेल हो जाएगी क्योंकि एयर प्रेशर कम हो जाएगा थोरैसिक बास्केट में जब साइज इंक्रीज हो जाएगा। तो ये तो डायफ्राम पे इफेक्ट बताना है। उसके बाद है इफेक्ट ऑन एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल। अब ये इनहेलेशन का इफेक्ट है, इफेक्ट ऑन एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स। अब आपको ये पता चली गया कि इंटरकोस्टल मसल्स कहां पर प्रेजेंट है, थोरैसिक रिब्स के बीच में। ड्यूरिंग इनहेलेशन क्या होगा, जो एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स हैं, मींस एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स दे विल कॉन्ट्रैक्ट, एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स विल कॉन्ट्रैक्ट टू पुश द थोरैसिक बास्केट upward and outward। ये मेन बात है। एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स विल कॉन्ट्रैक्ट टू पुश द थोरैसिक बास्केट अपवर्ड एज वेल एज आउटवर्ड। ऑब्वियसली कि जब अपवर्ड और आउटवर्ड डायरेक्शन के अंदर थोरैसिक बास्केट ऐसे खींचेगी इनकी कॉन्ट्रैक्शन के कारण, तो बास्केट का साइज इंक्रीज हो जाएगा, जिसके कारण लंग्स में एयर प्रेशर कम हो जाएगा और एटमॉस्फेयर में से एयर सीधा रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट की सहायता से लंग्स के एल्वियोली में पहुंच जाएगी। ये मेन बात आपने बतानी है, ठीक है। अब बात आती है एक्सहेलेशन के दौरान। एक्सहेलेशन के दौरान बिल्कुल आपने टर्म को एग्जैक्ट ऑपोजिट कर देना है। एक्सहेलेशन के दौरान जो डायफ्राम है दैट विल अगेन बिकम convex upward to reduce the size of thoracic basket so that the foul air present into the respiratory tract can be exhaled out। means whenever during exhalation diaphragm will become slightly convex upward, it will reduce the size of thoracic basket. As a result, whenever the size of thoracic basket will reduce, obviously the air pressure inside the, especially that is carbon dioxide, foul air is carbon dioxide, the air pressure or you can say pressure of carbon dioxide inside the lungs will increase compared to atmosphere और foul air बाहर आ जाएगी। Same in curve. During exhalation, the external intercostal muscles will get dilated to reduce the size of thoracic basket so that the pressure of air or you can say foul air inside the lungs can be increased compared to atmospheric pressure. So whenever partial pressure of carbon dioxide will be more into the lungs compared to atmosphere, then the foul air will be exhaled out. So this one is about exact mechanism of breathing. दूसरी बात, एक छोटा सा टॉपिक और इसी से रिलेटेड बताता हूं। वो छोटा सा टॉपिक क्या है कि किसी भी रेस्पिरेटरी ऑर्गन के कैरेक्टरिस्टिक फीचर कैसे होने चाहिए कि ज्यादा से ज्यादा एक्सचेंज ऑफ गैसेस हो सके। दो तीन चीजें याद रखनी है। सबसे पहली बात कि जो रेस्पिरेटरी सरफेस है
एक्चुअली रेस्पिरेटरी सरफेस का अर्थ होता है द सरफेस थ्रू विच एक्सचेंज ऑफ गैसेस टेक्स प्लेस। अब ह्यूमंस के अंदर रेस्पिरेटरी सरफेस एक्चुअल में देखा जाए तो लंग्स के एल्वियोलर सैक है, एल्वियोलर सैक। रेस्पिरेटरी सरफेस शुड बी लार्ज, और ह्यूमंस में ऑब्वियसली ज्यादा है। जैसे मैंने अभी बताया था कि ईच लंग कंटेन नियरली 1 मिलियन एल्वियोली इन इट, ऑब्वियसली दैट विल इंक्रीज द सरफेस एरिया फॉर मैक्सिमम एक्सचेंज ऑफ गैसेस। दूसरी कैरेक्टरिस्टिक आपने बतानी है कि रेस्पिरेटरी सरफेस एरिया शुड बी मॉइस्ट, ऑब्वियसली कि alveoles are present inside the lungs, they always remain in moist condition। तीसरा, respiratory surface area should be permeable, लार्ज होना चाहिए सरफेस एरिया गैस एक्सचेंज के लिए, मॉइस्ट होना चाहिए, परमिएबल होना चाहिए, और एक और पॉइंट लिख सकते हैं थिन होना चाहिए। और इस हिसाब से देखा जाए तो हमारे लंग्स की जो एल्वियोली होती हैं उनकी वॉल थिकनेस होती है 0.0001 मिलीमीटर। इसी से पता चल रहा है कि गैस एक्सचेंज के लिए सरफेस एरिया कितना थिन है ताकि आसानी से गैस एक्सचेंज हो सके। एक और भी बात बताता हूं, हमारा जो गैस एक्सचेंज है, अभी तो रेस्पिरेटरी मैकेनिज्म की बात कर रहे थे अपन, ब्रीदिंग की, सॉरी, तो इसमें जो हमारे लंग्स होते हैं उनके अंदर काफी मात्रा में ब्लड वेसल्स प्रेजेंट होती हैं, और ऑब्वियसली कि जो एंटायर एक्सचेंज ऑफ गैसेस है वो पार्शियल प्रेशर ग्रेडियंट के बेस पे होता है। दूसरी बात आपने याद रखनी है कि जो प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन है दैट प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन एक्सचेंज ऑफ गैसेस, तो डिफ्यूजन की प्रोसेस से होता है। अब जो ब्लड वेसल्स विच आर प्रेजेंट इनसाइड द लंग्स और जो एल्वियोलर सैक इनकी वॉल है, इनके बीच में 0.5 मिलीमीटर से ज्यादा का गैप एक्सेप्टेबल नहीं है। There should not be a gap of more than 0.5 mm because by the process of diffusion exchange of gases will not take place। अगर इनके बीच में गैप ज्यादा है तो इस बेस पे ही पूरी गैस एक्सचेंज होगी। यानी सीधी सी बात है, इनहेलेशन की बात बता रहा हूं पहले, इनहेलेशन में पूरा पैसेज भी बता देता हूं साथ में आगे तक का आपको टिश्यू। When partial pressure of O2 is more in atmosphere than lungs, then what will happen? Oxygen will diffuse from atmosphere to lungs। इसी प्रकार when partial pressure of O2 is more in lungs than blood, then what will happen? तो oxygen will diffuse from lungs to blood, Same, whenever partial pressure of O2 is more in blood than tissue, then what will happen? The oxygen will diffuse from blood to tissue। Tissue by the process of respiration will use this oxygen and release carbon dioxide। सेम पैसेज गैस का कार्बन डाइऑक्साइड के एस्केप होने का है कि whenever partial pressure of carbon dioxide will be more in tissue than blood, then tissue से कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड में आ जाएगी, बट वो एक्सलेशन के दौरान। whenever partial pressure of carbon dioxide will be more in blood than lungs, then carbon dioxide blood से लंग में आ जाएगी। whenever partial pressure of carbon dioxide will increase in lungs than atmosphere, then carbon dioxide lungs में से एटमॉस्फेयर में आ जाएगी। ये मैकेनिज्म ऑपरेट होती है कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन के एक्सचेंज के लिए। अब नेक्स्ट टॉपिक इसी में हमारा रहता है कुछ इंपॉर्टेंट रेस्पिरेटरी वॉल्यूम्स और मैकेनिज्म ऑफ रेस्पिरेशन, यानी एग्जैक्ट एक्सचेंज ऑफ गैसेस इनसाइड ब्लड।